हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KY एजुकेशन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रमुख स्थल थे जो इम्पोर्टेंट थे, हमने वो डिस्कस किए थे। आज हम इसकी डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएँ। तो फर्स्ट है उसमें हमारा नगर नियोजन, फर्स्ट है हमारा उसमें टाउन प्लानिंग। देखो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, हमने जब प्रमुख स्थल किए थे उसमें हमने सबसे पहले किया था हड़प्पा स्थल। उसमें हमने क्या देखा था, जो हमारा हड़प्पा स्थल था उसमें शहर क्या थे, दो भागों में बटे हुए थे। दो भागों में एक होता था, जो फर्स्ट होता था वो होता था हमारा पश्चिमी भाग, और जो दूसरा होता था वो हमारा होता था पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग होता था ये थोड़ा ऊंचाई पे बसा होता था, और जो पूर्वी भाग होता था ये थोड़ा नीचाई पे बसा होता था, इसे निचला हिस्सा या निचला भाग भी, निचला शहर भी बोल देते हैं हम। जो पश्चिमी भाग होता था इसमें कौन से लोग रहते थे, संभ्रांत लोग रहते थे, यानी अमीर लोग रहते थे, धनी वर्ग जो लोग संपन्न लोग होते थे वो रहते थे पश्चिमी भाग में। फिर जो हमारा पूर्वी भाग में उसमें कौन होते थे, उसमें रहते थे हमारे सामान्य लोग, जन सामान्य लोग, श्रमिक, ये सब लोग हमारे इसमें रहते थे पूर्वी भाग में। फिर देखो ये जो पश्चिमी भाग है इसकी किलेबंदी की जाती थी। पश्चिमी भाग की क्या होती थी, किलेबंदी की जाती थी। इस भाग को दुर्गीकृत किया जाता है क्योंकि ये संपन्न लोग था तो इनको सुरक्षा की आवश्यकता होती थी, और तो इस सुरक्षा की आवश्यकता के लिए क्या करवाते थे, अपनी किलेबंदी करवाते थे, दुर्गीकृत करवाते थे इस किले को। लेकिन एक ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पर ये दोनों ही भाग दुर्गीकृत होते थे, पश्चिमी भाग भी और पूर्वी। पश्चिमी भाग तो होता ही था, लेकिन ऐसा कौन सा स्थल है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जहाँ पर ये दोनों ही भाग दुर्गीकृत होते थे, तो वो हमारा क्या आएगा, कालीबंगा। लास्ट हमने जब पूरा स्थल को एक एक को डिस्कस किया था तो उसमें मेन पॉइंट हमने याद किए थे, तो ऐसा हमें थोड़ा सा याद आएगा जाएगा माइंड में कि हाँ एक स्थल तो ऐसा था जहाँ पर दोनों भाग हमने दुर्गीकृत पढ़े थे। पश्चिमी भाग तो होता ही था, लेकिन जहाँ पर दोनों ही भाग दुर्गीकृत होते थे तो वो स्थल हमारा कौन सा था, कालीबंगा। कालीबंगा में वैसे हड़प्पा स्थल में हम क्या देखते हैं, पश्चिमी भाग दुर्गीकृत होता है, लेकिन कालीबंगा से हमें क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं, कालीबंगा में पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही भाग हमें दुर्गीकृत मिलते हैं। फिर देखो हड़प्पा में हमने क्या पढ़ा था, दो भाग होते हैं, नगर जो होते हैं वो दो भागों में बटा होता है, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। लेकिन ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पर नगर का विभाजन तीन भागों में किया गया है, पश्चिमी भाग, मध्य भाग और पूर्वी भाग, ऊपरी भाग, मध्य भाग और निचला भाग। कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ पर नगरों का विभाजन तीन भागों में किया गया है, तो वो ये हमारा बीच वाला, तो वो हमारा क्या आएगा, धोलावीरा। क्या आएगा हमारा, धोलावीरा। लास्ट वीडियो में हमने स्थल डिस्कस किए तो उसमें हमने किया था ना धोलावीरा। धोलावीरा एक ऐसा पूरा स्थल है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जहाँ पर नगर का विभाजन तीन भागों में किया गया है। तो नगरों का विभाजन तीन भाग में कहाँ से किया गया है, धोलावीरा से। अब देखो यहाँ की हम देखते हैं टाउन प्लानिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सड़कें होती थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण का मतलब क्या होता है, जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उसको हम बोलते हैं कि सड़कें समकोण पर काटती हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या विशेषता थी कि जो सड़कें होती थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये तो है हमारी मुख्य इमारत, जो हमारा राजपथ जो बोलते हैं, जिसके साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। जो सबसे बड़ा राजपथ है, राजमार्ग हम जिसको बोलते हैं, उसके साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से हमें इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर ये हैं हमारी गलियाँ। तो देखो ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की गलियाँ हैं और ये मुख्य इमारत था। तो ये गलियाँ और ये मुख्य इमारत एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, और उसका समकोण पर काटते हैं तो मतलब 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। फिर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो घर होते थे, वो जो घरों के दरवाजे होते थे वो मुख्य मार्ग की तरफ ना खुलकर गली की तरफ खुलते थे। हमने ऐसा पढ़ा था लास्ट वीडियो में जब स्थल किए थे। तो जो घरों के दरवाजे थे तो वो कहाँ खुलते थे, मुख्य मार्ग की तरफ मुख्य मार्ग की तरफ ना खुलकर गलियों की तरफ खुलते थे। वो ऐसा किस लिए करते थे, अपनी सेफ्टी के लिए करते थे। उनको क्या होता था, या चोरी का भय लगा लिया और भी कोई अपनी सुरक्षा की उन्हें खतरा रहता था, अगर कोई बाहर से कोई व्यक्ति आएगा तो वो मुख्य मार्ग से ही होकर आएगा ना,
और जो गली में जो होगा तो वो उनके गांव का जो स्थल है, नगर का जो शहर का, वही आदमी गलियों में ही जाएगा। अब हम ही लगा लो, हम किसी दूसरे शहर में जाते हैं, हम डायरेक्ट तो शहर की गलियों में नहीं जाते, हम मुख्य मार्ग पे अपनी जगह पर जाते हैं ना, मुख्य मार्ग से होते हुए भी। तो इसीलिए वो लोग क्या करते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा करते थे, वो घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग की तरफ ना खोलकर गली की तरफ खोलेंगे। अगर वो मुख्य मार्ग की तरफ करते अपने घरों के दरवाजे, तो क्या होता, अगर कोई भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति आ जाता, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें बाहरी व्यक्ति को उनके घर के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, क्या आर्थिक स्थिति है, कैसे घर की संरचना है, कैसे बनावट है, कैसे लोग रह रहे हैं, आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या कंडीशन है उस घर की। तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें चोरी का भय लगा लो या और भी अपनी असुरक्षा का भय रहता था। तो इस वजह से वो क्या करते थे, वो गलियों में दरवाजे खोलते थे। जिस प्रकार अगर कोई बाहरी व्यक्ति भी आएगा तो वो गलियों में प्रवेश नहीं करेगा। अगर कोई बाहरी व्यक्ति गलियों में प्रवेश करेगा तो उन्हें पहले ही अंदाजा हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो ऐसा करते हैं। लेकिन एक स्थल ऐसा है जहाँ से हमें क्या मिलते हैं, जो घरों के दरवाजे हैं, वो घरों के दरवाजे क्या है, वो मुख्य मार्ग की तरफ खुलते हैं। ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से हमें यह मिला है कि घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग की तरफ खुलते हैं, तो वो हमारा आएगा लोथल। लोथल से हमें क्या मिलता है कि जो घरों के दरवाजे हैं वो गलियों की तरफ ना खुलकर मुख्य मार्ग की तरफ खुलते हैं। तो लोथल से हमें ये प्राप्त होता है। देखो ये 3 स्थल तो हो गए ना, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बन गए। ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पर दोनों ही भाग दूरीकृत होते हैं। वैसे तो आमतौर पर हड़प्पा सभ्यता में क्या होता है, एक ही भाग दूरीकृत होता है, वो होता है हमारा पश्चिमी भाग। लेकिन ऐसा कौन सा स्थल है जो जिसमें दोनों ही भाग दूरीकृत देखने को मिलते हैं हमारा, तो वो हो जाएगा हमारा कालीबंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा सभ्यता में जो नगर है वो 2 भागों में बटे होते थे, एक होता है पश्चिमी भाग, दूसरा पूर्वी भाग। लेकिन ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पर नगरों का विभाजन 3 भागों में किया गया है, तो वो उसमें आ जाएगा हमारा धोलावीरा। फिर क्या है, देखो हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो घरों के दरवाजे हैं वो गलियों की तरफ होते थे। लेकिन ऐसा कौन सा स्थल है जिसमें घरों के दरवाजे गलियों की तरफ ना खोलकर मुख्य मार्ग की तरफ होते हैं, तो उसमें आ जाएगा हमारा लोथल। ये हो गया हमारा, तो इसमें आ जाएगा हमारा लोथल। तो देखो, और जो ये जो सड़कें हैं ये हमारे समकोण पर काटते हैं। लेकिन बनावली में हमें क्या मिलता है, बनावली जो पुरास्थल है हरियाणा के हिसार जिले में है, ये जो बनावली पुरास्थल है, यहाँ से हमें क्या मिलता है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर ना काटते हुए एक दूसरे के समानांतर होती है। वहाँ पर सड़कें 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती और एक दूसरे के समानांतर होती हैं। और फिर जो यहाँ पर जो घर बनाए गए हैं, भवन निर्माण में हम पहले कर चुके हैं, हम मोहनजोदड़ो से पक्की ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भवन निर्माण बनाने में क्या किया जाता था, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था और पक्की ईंटों का भी प्रयोग किया जाता था। दोनों प्रकार के ईंटों का प्रयोग किया जाता था। और मोहनजोदड़ो से हमें पक्की ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से हमें पक्की ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और जो भवन निर्माण में जो ईंटों का प्रयोग होता था उसका अनुपात कितना होता था, उसका अनुपात होता था 4:2:1। और लास्ट वीडियो में हम बता चुके हैं, जो भवन की जो छत बनाई जाती थी वो हमारी 30 फीट ऊंची बनाई जाती थी, और जो ईंटें हमारी होती थी वो आयताकार होती थी और वर्गाकार और वक्राकार ईंटों के भी हमें कहीं कहीं से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सड़कें होती थी वो आमतौर पर प्राय कच्ची होती थी, लेकिन मोहनजोदड़ो से हमें पक्की ईंटों के साक्ष्य प्राप्त है। और जो ये हमारे जो राजमार्ग होते थे ना, ये मुख्य मार्ग जो राजमार्ग हम बोलते हैं, ये पक्की ईंटों से बने होते थे। ये जो राजमार्ग होता है हमारा, ये किससे बना होता था, ये हमारा पक्की ईंटों से ये राजमार्ग बना होता था। और जो स्नानागार बनाए जाते थे ना, वो घर के आमतौर पर स्नानागार और अन्नागार हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। जो अन्नागार बड़ा होता है और विशाल स्नानागार, उस टाइम के स्नानागार भी विशाल होते थे, थोड़े बड़े होते थे, वो घर से बाहर बनाए जाते थे। और घर के अंदर हमें कुएं का साक्ष्य भी प्राप्त होता है, घर के अंदर हमें कुएं होने के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से इंडस वैली सिविलाइजेशन का नगर नियोजन था। ये थे टाउन प्लानिंग। जो भवन होते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो 3 मंजिला भवन होते थे, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो देखो आप इसी बनी बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो हमारी आज की इंजीनियर्स हैं वो किसकी कॉपी कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। आज हमारे, अब आप ये देखो, आप आज के किसी बड़े अपार्टमेंट में चले जाओ, VIP जो अपार्टमेंट्स है, सेक्टर वगैरह हैं, आप उनमें जाके देखो, जो ब्लॉक बने होते हैं ना, आपने देखे भी उन सभी ने, जैसे A ब्लॉक है, B ब्लॉक है, C ब्लॉक है, D ब्लॉक है। तो उसमें क्या होता है, जो मुख्य मार्ग होता है और जो ब्लॉक की जो सड़कें होती हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटती है। आप कहीं भी जाकर देख लो तो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, वहाँ में 90 डिग्री का एंगल बनता है और सड़कें भी पक्की होती है। और यही क्या थी, यही संरचना इंडस वैली सिविलाइजेशन में 4000 साल पहले, सोचो आप, इंडिया कितना एडवांस था,
कितना डेवलप था उस टाइम पे। आज से 4 या 5,000 साल पहले की बात देखो, आज का इंडिया और उस टाइम की इंडिया। जो चीज़ें हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कर चुकी है, या जिस प्रकार से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जी चुकी हैं, वही चीज़ें आज हम कर रहे हैं 4,000 साल बाद। बोलने के लिए बोल देते कि इंडिया एडवांस नहीं है, इंडिया डेवलप नहीं था, तो देखो यही बातों से इंडिया कितना एडवांस था, और वही चीज़ें हम कर रहे हैं। 2 मंजिला भवन, 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला भवन, 3 मंजिला भवन तक हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और ये तो आज भी होता है। तो उस टाइम के लोग कितने एडवांस थे। उन लोगों ने जो नालियाँ होती थी, जो जल निकासी की व्यवस्था थी, जो नालियाँ होती थी, वो नालियाँ ढकी हुई होती थी। आज भी आप गाँव में, गाँव की तो बात छोड़ो, गाँव में तो वैसे देखने को मिले तो पानी के ऊपर लड़ाई झगड़े देखने को मिल जाते हैं ज़्यादातर, और कहीं जगह ना भी हो, लेकिन आप सेक्टर में जाओ वहाँ पर नालियाँ ढकी हुई होती है। और ऐसा ही कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन नगर में हमें देखने को मिलता है, वहाँ भी नालियाँ ढकी हुई होती थी। और जो जल निकासी की है ना, एक अच्छी और उत्तम व्यवस्था में देखने को मिलती है, जैसे आज के हमारे सेक्टर्स में होते हैं ना जल निकासी की व्यवस्था, वैसे ही हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें देखने को मिलती है। फिर सेकंड है हमारा नगर नियोजन से हमने ये पता कर लिया कि वह कैसे घर बने होते थे, कैसे गांव था, कैसे वो रहते थे, कौन से कितने वर्गों में विभाजन था, तो इससे हमें क्लियर हो गया। फिर सेकंड है हमारा आर्थिक नियोजन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो संगठित कृषि करते थे, जैसे गेहूँ, जौ, सरसों, चना, कपास आदि इनकी खेती करते थे। किसकी खेती करते थे? वो सभी की मिक्स खेती करते थे। उसमें क्या क्या है? गेहूँ, जौ, सरसों, चना, कपास। और जो कपास का जो उत्पादन है विश्व में सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने ही किया था। कपास का उत्पादन सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने ही किया था। फिर कालीबंगा से हमने जब कालीबंगा स्थल को डिस्कस किया था कल, उसमें हमने देखा था कि कुछ याद होगा शायद आपको, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो माइंड में एक इमेज हो गई होगी। हाँ, कालीबंगा से खेतों के जूते होने के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। खेतों के जूते होने के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। जो इनकी कृषि की उर्वरता को कैसे बढ़ाते थे, कैसे करते थे, इनके बारे में हमें पता चलता है। तो खेतों के जूते होने के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा से हड़प्पा वासियों ने गाय, भैंस, बैल, भैंसा, घोड़ा आदि पशुओं को पालतू बनाया। हड़प्पा वासियों ने कौन कौन से पशुओं को पालतू बनाया? गाय, भैंस, बैल, भैंसा, घोड़ा आदि पशुओं को पालतू बनाया। और इन पशुओं को पालतू बनाने के साथ साथ वो इनका प्रयोग किस चीज़ में करते थे? अपने परिवहन के साधनों में भी इनका प्रयोग करते थे। कहीं आने जाने के लिए परिवहन के साधनों के रूप में भी वो इन पशुओं का प्रयोग करते थे। हालांकि गाय व घोड़े के साक्ष्य न के बराबर प्राप्त हुए हैं। हालांकि हमें गाय व घोड़े के साक्ष्य जो है हमें न के बराबर प्राप्त हुए हैं। न के बराबर प्राप्त होना इसका मतलब ये नहीं है कि वो इससे परिचित नहीं थे, वो परिचित तो थे इन चीज़ों से, लेकिन हमें कम प्राप्त हुए हैं इन चीज़ों के साक्ष्य। एक हमें घोड़े के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हमें सुरकोटदा से। सुरकोटदा से हमें कहाँ से घोड़े के एक साक्ष्य प्राप्त? एक स्थल है जहाँ से हमें घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो है सुरकोटदा। फिर देखो आर्थिक नियोजन में क्या क्या आएगा। फर्स्ट है इसका सब पार्ट ये शिल्प और उद्योग। शिल्प और उद्योग देखो हमने जैसे देखा मोहनजोदड़ो समय पकी ईंटों के प्राप्त होने का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो अगर उस टाइम में लोग पकी ईंटों का भी प्रयोग करते थे भवन निर्माण में, तो ये हमें ईंट उद्योग के विकास को दर्शाता है। जो ईंटों का आकार होता था वो कितना होता था? 4:2:1 में होता था। और जो ईंटें होती थी वो आयताकार और वर्गाकार होती थी, और लेकिन कुछ स्थानों से हमें वक्राकार ईंटों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर सेकंड है हमारा सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग वही चीज़ है ना, कपास से सूती वस्त्र बनता हूँ। तो कपास का उत्पादन विश्व में सबसे पहले किसने किया था? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने ही कपास का उत्पादन किया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने कपास का उत्पादन किया था, और जो आज तक ये निरंतरता बनी हुई है। आज भी कपास का उत्पादन बड़े पैमाने पर इंडिया में होता है। सूती वस्त्र उद्योग है। और फिर जो मृद बांध है, मिट्टी के बर्तन हैं हमारे। फिर जो हाथी दांत भी आ गए, हाथी दांत से जो सामग्री बनती है, धातु उद्योग इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने कांसा धातु बनाई थी ना, ब्रोंज, तांबे और टिन को मिलाकर। तो ये सब इनके क्या बताते हैं? उद्योग को, शिल्प उद्योग या फिर इनके उद्योग को विकसित थे, इसके बारे में हमें पता चलता है इनसे। फिर है इसका हमें व्यापार व वाणिज्य। देखो ये किसका व्यापार करते थे, किन किन चीज़ों का आयात करते थे और किन किन चीज़ों का ये निर्यात करते थे। किन किन चीज़ों का ये निर्यात करते थे? देखो वस्त्र, लकड़ी के सामान, शीट निर्मित वस्तुएं, हाथी दांत निर्मित वस्तुएं आदि निर्यात करते थे।
कौन कौन सी चीज़ें निर्यात करते थे ये लोग? वस्त्र, लकड़ी के सामान, शीत निर्मित वस्तुएं, हाथी दांत निर्मित वस्तुएं आदि निर्यात करते थे। वहीं दूसरी तरफ सोना, चांदी जैसी बहुमूल्य रत्नों का ये आयात करते। सोना और चांदी का ये क्या करते थे? ये लोग आयात करते थे। हड़प्पावासी है जो राजस्थान के जो गुणेश्वरम नामक स्थान से तांबे की प्राप्ति भी करते थे। हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो राजस्थान में एक जगह है गुणेश्वरम, वहाँ से क्या करते थे? तांबे का आयात करते थे। तांबे का आयात करते थे। फिर है इसमें यातायात के साधन। यातायात के साधन में क्या करते थे ये लोग? बैलगाड़ी जो होती है ना, पता ही होगा आप सबको, ये लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। यातायात के साधनों में किसका प्रयोग करते थे ये लोग? बैलगाड़ी का। जल परिवहन के भी हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जल परिवहन के लिए किसका प्रयोग करते थे ये लोग? नाव का प्रयोग करते थे। जब हमने पुरास्थल को डिस्कस किया था, इनके स्थल को पढ़ा था, तो लोथल का हमें क्या पता चलता? लोथल के बंदरगाह होने का हमें साक्ष्य मिलता है। तो इस प्रकार से ये लोग यातायात के साधनों का प्रयोग करते थे। फिर आते हैं इनमें विनिमय के साधन। विनिमय के साधनों में देखो, सिंधु सभ्यता में जो है वस्तु विनिमय प्रणाली बहुत प्रचलित थी। हालांकि जो टेराकोटा होते हैं ना, टेराकोटा क्या होती है? जो पकी हुई मिट्टी की जो छोटी छोटी मूर्तियाँ होती है ना, उनको हम टेराकोटा बोलते हैं। पकी हुई मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियों को क्या बोलेंगे? टेराकोटा की मूर्तियाँ। टेराकोटा की जो मूर्तियाँ हैं उनको मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। मुद्रा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? टेराकोटा की मूर्तियों का। लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मोहरें होती थी ना, मोहरों का भी एक अपना अलग ही स्थान है, लेकिन जो मोहरें होती थी वो मुद्रा के रूप में ज़्यादा या लेन देन में ज़्यादा प्रयोग नहीं कर जाती। वो धनी वर्ग की पहचान के एक तरह से वो इंट्रोड्यूस करती थी। उनका धनी वर्ग की पहचान का मुख्य स्रोत थी जो मोहरें थी। वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मोहरें थी वो धनी वर्ग की पहचान को ज़्यादा दर्शाती थी। संभ्रांत वर्ग हम जिसको बोलते हैं, अमीर वर्ग जो बोलते हैं, उनको ज़्यादा दर्शाती थी। और जो टेराकोटा की मूर्तियाँ होती हैं उनका मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। फिर है इसमें मापतोल प्रणाली। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारी जो है मापतोल की प्रणाली भी मौजूद थी, जो मोहनजोदड़ो से अमित राजू के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मापतोल की प्रणाली का प्रयोग करते थे। हमारा थर्ड पॉइंट है इसमें धार्मिक विश्वास। ये इम्पोर्टेंट है, देखो कि क्या धर्म था, कैसे करते थे, वो किस धर्म को मानते थे, कौन से देवी देवता की पूजा करते थे, ये इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। धार्मिक विश्वास, धर्म क्या था? धर्म का मीनिंग क्या होता है? धर्म का मतलब होता है धर्म धारण करने वाला। क्या धारण करने वाला? नियम कानून तौर तरीकों को मानने वाला या धारण करने वाला। नियम कानून तौर तरीकों को धारण करने वाला या मानने वाला। हड़प्पा सभ्यता में हम क्या देखते हैं? मूर्ति पूजा तो प्रचलित थी, किंतु मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। अब देखो, धर्म जो होता है ये किस धर्म को मानते थे? धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई, ये क्वेश्चन तो अलग हो जाएगा। लेकिन अब ये देखो, जो आप आदिवासी टाइम से लगा लो, प्राचीन काल का जो मानव था, जो सबसे प्राचीन काल का जो मानव था, या आदि मानव लगा लो आप, तो वो उस टाइम के लोग क्या थे? उस टाइम के लोगों को किस चीज़ से भय था? वो किस चीज़ को मानते थे? किस चीज़ से डर लगता था? देखो, जब आदमी की जब रुचियाँ ख़त्म होने लगती है ना, तो उनके अंदर एक तरह से भय पनपने लगता है। तो उस टाइम के मानव को किस चीज़ों से भय था? उस टाइम के मानव से ये तो था नहीं कि उस टाइम के मानव को परमाणु बम से भय होगा, क्योंकि वो चीज़ें तो उस टाइम पे थी नहीं ना। ये चीज़ें तो हमारे आजकल ही चलते, परमाणु बम तो उस टाइम पे होगा नहीं, तो उनसे तो उन्हें भय होगा नहीं। तो उस टाइम के मानव को क्या था? सबसे ज़्यादा भय प्रकृति से ही होता था। सबसे ज़्यादा मानव को भय किससे होता था? प्रकृति से होता था। प्रकृति और पुरुष का संघर्ष जो हम पढ़ते चलता ही आ रहा है, तो उस टाइम के मानव को सबसे ज़्यादा भय प्रकृति से होता था। वो कैसे होता था प्रकृति से? अब देखो, अब जैसे कहीं पर जंगलों में आग लग गई, नदियों में बाढ़ आ गई, या सूखा पड़ गया, तो उस वजह से क्या होता था? तो लोगों को हानि पहुंचती थी। अब जैसे आग लग गई जंगलों में या कहीं भी, तो जिससे लोगों के घर बर्बाद हो जाते थे, तो उससे लोगों को हानि होती थी ना, लोगों का नुकसान हो जाता था। तो वो लोग क्या सोचते थे? वो लोग ये सोचते थे कि हमसे ऐसा क्या गलत हो गया, या हमने कल क्या गलत कर दिया, कुछ हमसे गलत हुआ है जिससे हमसे अग्निदेव तो नाराज़ हो गई, इसीलिए ये जंगल में आग लग गई और हमारा नुकसान हो गया। तो लोगों के मन में यह भय हो जाता है कि हाँ, हमसे कुछ गलत हुआ है और हमने कुछ गलत किया होगा, इसीलिए ये जंगल में आग लगी। तो वो लोग क्या करने लग जाते थे? अग्निदेवता की उन्होंने पूजा स्टार्ट कर दी। फिर जैसे बाढ़ आ गई, ज़्यादा जैसे बारिश हो गई, तो वो लोग सोचते कि ऐसा हमने क्या कर दिया था जो इंद्र देवता इतना नाराज़ हो गए हमसे। तो फिर वो लोग क्या करते थे? वो जैसे जैसे उन्होंने भाई इसके उपाय के लिए
इंद्र देवता की पूजा स्टार्ट करते। फिर बाद में क्या होता है, जब आदमी का क्या होता है, जब आदमी उनसे बचने का, अब हमें लगा हम किसी चीज़ से बचने का जब उपाय ढूंढ लेते हैं तो हमारे लिए उसके प्रति भय भी ख़त्म हो जाता है। अब एग्जाम्पल देखो, अब जैसे बारिश आ गई, अब जैसे ज़्यादा बारिश हो गई, पहले कच्चे मकान होते थे, कच्चे मकान ही होते थे ना, तो फिर बारिश में वो जैसे बह जाते थे तो लोगों को लगता था कि हाँ हमने कुछ गलत किया होगा, तो इसी वजह से बारिश आई, ज़्यादा बारिश हो गई और हमारा मकान ढह गया। फिर क्या हुआ, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में आए थोड़ा, तो लोगों ने क्या किया, पक्की मिट्टी से भी अपने पक्की मिट्टी को पक्की ईंटों से घर बनाने शुरू कर दिए, पक्के भवन हो गए। अब चाहे कितनी बारिश आए तो अब वो डर तो है नहीं कि हमारा मकान बह जाएगा या ढह जाएगा बारिश में। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे, अब जैसे एग्जाम्पल लगा लो, अब आज हम क्या देखते हैं, इंद्र देवता की शायद ही कोई पूजा करता होगा, नहीं करता ना, तो अब उन्होंने उससे बचाव के रास्ता ढूंढ लिया। अपनी जो मकान है वो पक्के बना लिए, पक्की मिट्टी ईंटों से, तो अब उन्हें वो तो डर है नहीं कि ज़्यादा बारिश आ जाएगी, हमारा मकान बह जाएगा या जो भी हो जाएगा। तो अब उन्होंने धीरे धीरे क्या हुआ, इंद्र देवता की पूजा, अब जैसे आज तो कोई भी नहीं करता, अभी बहुत पहले ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन उस टाइम भी क्या करें, उन्होंने फिर वर्षा से बचने के लिए इंद्र देवता की पूजा स्टार्ट कर दी, फिर जल पूजा भी करने लगे थे। तो इस प्रकार से ये धीरे धीरे यह पूजा स्टार्ट हुई अलग अलग लोगों के द्वारा, और फिर यही आगे चलकर अलग अलग किसका रूप ले लिया, धर्म का रूप ले लिया। फिर आगे चलकर किसका रूप ले लिया, धर्म का, जो जैसे हमारे मन में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख जो भी है। फिर ये देखो, जो आज जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग करते थे, क्या अलग है, वही चीज़ें हमें आज भी देखने को मिलती हैं, वही चीज़ें समानांतर हैं। वो लोग मातृदेवी की पूजा करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, हम किसकी करते हैं, आज हम भी करते हैं मातृदेवी की, जिसको हम नवरात्र में दुर्गा करते हैं, दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, वो एक तरह से मातृदेवी की पूजा ही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पीपल की वृक्ष की पूजा करते थे, वृक्ष में पीपल की, आज भी हम पीपल को पूजनीय मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पशुपति शिव, देखो ये पशुपति शिव की पूजा करते थे, तो आज हम पशुपति शिव का हम किसका रूप ले लिया, शंकर का रूप ले लिया, तो हम शंकर की जैसे पूजा करते हैं। जल पूजा वो भी करते थे, हम भी करते हैं। अग्नि की पूजा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी करते थे और हम भी करते हैं। तो क्या है, कुछ भी नहीं बदला है। जो चीज़ें हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग कर चुके हैं, उन्हीं की चीज़ें हम आगे बढ़ा रहे हैं और उन्हीं की तरह हम कर रहे हैं। जो चीज़ें हम कर रहे हैं वही चीज़ें इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कर रहे हैं, और उन्हीं को हम आगे बढ़ाते हुए उन्हीं की चीज़ों को हम भी अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर रहे हैं। और कुबड़ वाले बैल की पूजा, देखो मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, उस टाइम में भी थी और आज भी हम करते हैं। इसके साथ साथ पशुपति शिव, जल पूजा, वृक्ष पूजा, कुबड़ वाले बैल की पूजा एवं नाग पूजा के भी हमें संकेत मिलते हैं। और यही जब इन्हीं सब चीज़ों की पूजा हम आज भी करते हैं। तो इसी प्रकार से हम क्या देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कितने एडवांस थे, और हम क्या कर रहे हैं, हम 4000 से बाद भी हम उन्हीं की चीज़ों को अपना रहे हैं, वही चीज़ें हम प्रयोग में ला रहे हैं। फिर देखो, प्रमुख धार्मिक प्रतीक चिन्ह क्या थे, स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक का जो चिन्ह होता था उसको किसका प्रतीक माना जाता था, सूर्य उपासना का प्रतीक माना जाता था। फिर है योगी शिव, उसको माना जाता था योगेश्वर। ताबीज को किसका प्रतीक माना जाता था, प्रजनन शक्ति का प्रतीक माना जाता था। ये उस टाइम के प्रमुख चिन्ह थे जिनको प्रतीक के रूप में जाना जाता था। बैल को किस रूप में जाना जाता था, शिव के वाहन के रूप में एवं सर्वाधिक धार्मिक महत्व वाला पशु। सर्वाधिक धार्मिक महत्व वाला ये क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट भी लगा लो आप, ये पूछ लिया जाता है ऑप्शन टाइप पे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किस पशु की पूजा करते थे, तो वो हमारा आ जाएगा बैल। और किस पशु को धार्मिक पशु के रूप में महत्व दिया जाता था, तो वो आ जाएगा हमारा बैल। हमारा ये देखो, बकरा, बलि हेतु प्रयोग, उस टाइम पे भी बलि हेतु प्रयोग किया जाता था और आज भी हम कहीं कहीं जगह पर हमें देखने को मिलता है बकरे का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे इस्लाम में लगा लो, अब हिंदू धर्म में तो मूर्ति पूजा होती है, तो उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी मातृदेवी की पूजा करते थे। अब इस्लाम में लगा लो, इस्लाम में क्या होता है, निराकार ईश्वर की पूजा होती है, मतलब मूर्ति पूजा नहीं होती। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या देखे, वो लोग प्रकृति की पूजा करते थे। तो प्रकृति की पूजा किससे मानेंगे, हम निराकार ईश्वर से ही मानेंगे ना। तो इस प्रकार से हमें आज के टाइम में इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें बोध के सभी समानताएं, हम जो चीज़ें वो करते थे वही चीज़ें हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर रहे हैं। फिर देखो, फिर नेक्स्ट है समाज। इंडस वैली सिविलाइजेशन का समाज क्या था, वो था वर्ग विभाजित। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो समाज था वो क्या था, वर्ग विभाजित समाज था। समाज में थे
समाज में योद्धा हैं, विद्वान हैं, व्यापारी हैं, पुरोहित श्रमिक आदि वर्ग मौजूद थे। समाज में कौन कौन से वर्ग मौजूद थे? विद्वान, योद्धा, व्यापारी, पुरोहित, श्रमिक आदि वर्ग मौजूद थे। समाज में मतलब वर्ग विभाजित था, वर्गों का विभाजन था, भिन्न भिन्न वर्गों के लोग समाज में रहते थे। इसके अतिरिक्त तो समाज में विभिन्न प्रजातियाँ भी मौजूद थी। वो कौन कौन सी प्रजातियाँ थी? फर्स्ट है भूमध्य सागरीय प्रजाति, फिर सेकेंड है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति, फिर थर्ड है मंगोलाइट प्रजाति और फोर्थ है हमारी अल्पाइन प्रजाति। लेकिन जो सर्वाधिक संख्या में जो प्रजाति पाई गई है वो थी हमारी फर्स्ट जो ये है भूमध्य सागरीय प्रजाति। ये हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त हम क्या देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के समाज में? हमें जो बुराइयाँ हैं वो कम ही देखने को मिलती है, लेकिन हम क्या देखते हैं? लोथल नामक एक पुरास्थल है, वहाँ से हमें युगमत समाधान के साक्ष्य मिले हैं। युगमत समाधान मतलब पत्नी का पति के साथ एक तरह से सती होने जैसी प्रथा को ही दर्शाता है ये युगमत समाधान। तो वहाँ तो कुछ इतिहासकारों ने इसको सती प्रथा जबकि बुराई का ही नाम दिया है। वो मानते हैं कि हर इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी सती प्रथा जैसी बुराई मौजूद थी, युगमत समाधान के साक्ष्य के आधार पर ये मानते हैं। फिर इसके अतिरिक्त बाल विवाह भी मौजूद था और हमें पर्दा प्रथा के भी साक्ष्य मिलते हैं। फिर क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो स्त्री और पुरुष थे ना इस काल में, वो दोनों ही आभूषण धारण करते थे। मतलब कि इस काल में साज सज्जा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। हमने पुरास्थल के जब हमने पढ़ा था कि समुद्रों से हमें क्या मिलता है? समुद्री प्रसाधन की सामग्री प्राप्त होती है ना, तो इसमें यही आता है। जो स्त्री और पुरुष होते थे वो दोनों ही आभूषण धारण करते थे। उसमें और क्या था? वो लोग क्या करते थे? तांबे के दर्पण और हाथी दांत से बनी कंघी का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? तांबे के दर्पण और हाथी दांत से बनी कंघी का वो लोग प्रयोग करते थे। इसके अतिरिक्त जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो लोग मनोरंजन के लिए कौन सा खेल खेलते थे? वो शतरंज या पासा वो खेल अपना खेल खेलते थे। शतरंज और पासा खेल खेलते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन को। तो ये समाज था, इसका वर्ग विभाजित था। समाज में थोड़ी मतलब बुराइयाँ भी मौजूद थी थोड़ी सी, ये भिन्न प्रजातियों के लोग रहते थे। युगमत समाधान के अनुसार से मिलते हैं और वो साज सज्जा पर भी ध्यान देते थे और आप दोनों आभूषण धारण करते थे। तांबे के दर्पण और हाथी दांत से बनी कंघी के अनुसार से मिले हैं। और खेल में मनोरंजन के साधन में शतरंज या पासा के खेल का प्रयोग करते थे। जो हमें शतरंज के साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त हुए? वो भी हमें लोथल से प्राप्त हुए। युगमत समाधान के साक्ष्य भी हमें लोथल से प्राप्त हुए और मनोरंजन का जो साधन वो खेलते थे शतरंज पासा, उसके साक्ष्य भी हमें लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। फिर है हमारी लिपि, स्क्रिप्ट। लिपि क्या होती है? स्क्रिप्ट लिपि। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्क्रिप्ट या लिपि के आधार पर ही हमने एक नया नाम दिया है, आदि ऐतिहासिक काल। इसी को हमने पढ़ा था ना जब इसके अन्य नाम, तो हमने इसका एक अन्य नाम ये भी बताया था ना, आदि ऐतिहासिक काल। क्यों बोलते इसको आदि ऐतिहासिक काल? क्या बताया था? आदि ऐतिहासिक काल होता है क्या? आदि ऐतिहासिक काल वो काल होता है जिसमें लोग लेखन कला से तो परिचित थे लेकिन उनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा चुका है। अब तक उस लिपि को इतिहासकार पढ़ने में सक्षम नहीं हुए हैं, इसीलिए इस काल को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को। जिस टाइम इसकी लिपि को पढ़ लिया जाएगा या जो हिस्टोरिकल्स है या जो विद्वान इतिहासकार हैं, अगर वो जिस दिन इसकी लिपि को पढ़ने में सक्षम हो गए, उसी टाइम से हिस्ट्री में ये जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड नाम का पीरियड है, इस काल को ख़त्म कर दिया जाएगा। क्योंकि आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम क्या रखते हैं? लेखन कला से परिचित थे लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं जा चुका। जब अगर वर्तमान टाइम के हमारे इतिहासकार इसकी लिपि को पढ़ने में सक्षम हो गए, सफल हो गए, तो हम इस टाइम पीरियड को हटा देंगे और इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम किस में रख देंगे? हिस्टोरिकल पीरियड में हम इसको काउंट कर लेंगे और उसमें हम इसको रख देंगे। किंतु अभी तक इसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा चुका है इंडस वैली सिविलाइजेशन के द्वारा। लेकिन फिर ये जो हमारी लिपि है क्या होती थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिपि थी वो हमारी थी पिक्टोग्राफिक। कौन सी लिपि थी? वो हमारी पिक्टोग्राफिक। क्या होती है पिक्टोग्राफी? भाव चित्रात्मक लिपि थी वो हमारी। मतलब जो चित्र थे वो एक तरह से भाव स्पष्ट करते थे और वो अलग अलग भाव करते थे। अब हर मनुष्य की सोच अलग अलग होती है, तो हर इतिहासकार उसको अपने अकॉर्डिंग सोचता था, तो इस प्रकार से अलग अलग भाव निकलते थे। जिस दिन इन सभी इतिहासकारों के एक ही भाव हो जाएंगे ना कि हाँ इस चित्र को लेकर ये भाव है, इस चित्र को लेकर ये भाव है, इसको लेकर ये भाव है, उसी दिन से इसलिए ये जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसको हिस्टोरिक पीरियड में हम इसको काउंट कर लेंगे। वहीं इसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इसको नहीं माना जाएगा। तो इसकी लिपि कैसी थी? पिक्टोग्राफिक थी।
भाव चित्रात्मक लिपि थी, मतलब हर लिपि को मतलब एक चित्र होते थे और वो चित्र अलग अलग भाव स्पष्ट करते थे। फिर जो लिपियों की मूल संख्या थी वो कितनी थी 64। वैसे तो बहुत ज़्यादा थी लिपियों की संख्या, लेकिन जो मूल संख्या थी वो हमारी आएगी 64। फिर जो अक्षर होते थे लिपि में वो होते थे यू आकार के, वो हमारे यू आकार के होते थे। और जो लिपि जो लिखी जाती थी, देखो हम लिखते हैं, हम लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं ना, हम तो ऐसे लिखते हैं, हम ऐसे देखो लिख रहे तो हम इसको क्या मानेंगे, लेफ़्ट टू राइट लिखते थे। लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उनकी लिपि क्या थी, राइट टू लेफ़्ट, उनकी लिपि थी राइट टू लेफ़्ट। लेकिन कालीबंगा से हमें क्या प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से हमें ये प्राप्त हुआ है लेफ़्ट टू राइट। कैसे लिखते थे वो, देखो राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, ऐसे हमें कालीबंगा के से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कई जगह से कालीबंगा से मिले हैं, वो ऐसे भी लिखते थे। वैसे उनकी लिपि थी लिखने की, वो थी राइट टू लेफ़्ट। और ये लिपि थी कहाँ लिखी जाती थी, कहाँ पर लिपि लिखी होती थी, यह लिखी होती थी मोहरों पर भी, ताम्र पत्रों पर एवं मुद्रित बांडों पर यह लिपि लिखी होती थी। फिर धोलावीरा नामक एक पूरा स्थल है, वहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है, एक द्वार के शीर्ष पर अंकित बोर्ड टंगा हुआ है, एक द्वार के शीर्ष पर अंकित बोर्ड टंगा हुआ है और जिस पर भाव चित्रात्मक लिपि लिखी हुई है। धोलावीरा से कहाँ से प्राप्त हुआ है हमें, धोलावीरा से, धोलावीरा से एक द्वार के शीर्ष पर एक अंकित बोर्ड टंगा हुआ है जिस पर भाव चित्रात्मक लिपि लिखी हुई है। तो ये आएगी हमारी लिपि। नेक्स्ट है हमारा मोहरे। मोहरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम क्या देखते हैं, जो मोहरें होती हैं उनका भी अपना एक अलग स्थान होता है, वो भी अपना एक अलग महत्व रखती हैं। जो हमारी मोहरें होती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो किसकी बनी होती थी, वो बनी होती थी तांबे एवं सेलखड़ी, जो पत्थर होता है की बनी होती थी। किसकी बनी होती थी मोहरें, तांबे एवं सेलखड़ी की बनी होती थी। और जो ये मोहरें हैं ये कितने प्रकार की होती थी, ये 2 प्रकार की पाई जाती थी, आयताकार और एक दूसरी वर्गाकार। लेकिन कहीं से इनसे हमें वक्राकार मोहरों के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, वो हमें साक्ष्य प्राप्त है कहीं, लेकिन ज़्यादातर प्रचलित थी आयताकार मोहरे और वर्गाकार मोहरे। जो आयताकार मोहरे थी उन पर क्या लिखा होता था, उन पर लिपि लिखी होती थी। और जो वर्गाकार मोहरे थी उन पर लिखी होती थी लिपि के साथ साथ पशुओं की आकृति। लिपि के साथ साथ क्या होता था, पशुओं की आकृति बनी होती थी। और जो इन दोनों में से सर्वाधिक प्रचलित थी, जो सर्वाधिक महत्व रखती थी, वो कौन सी थी, हमारी वर्गाकार मोहरे। आयताकार मोहरों पर क्या लिखी होती थी, लिपि लिखी होती थी, और वर्गाकार मोहरों पर लिपि के साथ साथ पशुओं की आकृति बनी होती थी। और जो सर्वाधिक प्रचलन में थी, जिन मोहरों का सर्वाधिक यूज किया जाता था, वो थे हमारी वर्गाकार मोहरे। फिर नेक्स्ट है हमारा मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की जो मूर्तियाँ। इसमें देखो मृण मूर्तियों में क्या है, इस सभ्यता के हम क्या देखते हैं, इस सभ्यता के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, जो सर्वाधिक संख्या हमें पाई गई है वो हमें किसकी पाई गई है, मृण मूर्तियों की है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर हम देखें तो सर्वाधिक संख्या इसमें मृण मूर्तियों की है। इसमें जो प्रचलित थी वो है टेराकोटा की मूर्तियाँ। क्या होती है टेराकोटा मूर्तियाँ, पीछे हमने बताया था, पकी हुई मिट्टी की जो छोटी छोटी मूर्तियाँ होती है ना, उनको हम बोलते हैं टेराकोटा की मूर्तियाँ। और जो ये टेराकोटा की जो मूर्तियाँ होती हैं इनके ऊपर पशु पक्षियों के चित्रांकित मिलते हैं हमें देखने को। लेकिन जो टेराकोटा की मूर्तियाँ हैं उस पर हमें गाय के अंकन के चित्र नहीं मिलता, गाय का अंकन हमें नहीं मिलता। मतलब पशु पक्षियों के चित्र होते हैं लेकिन हमें गाय के चित्र देखने को नहीं मिलता। फिर क्या होता है, इन मूर्तियों पर पशुओं की आकृति बनी होती थी। इनमें सर्वाधिक संख्या कुबड़ वाले बैल की होती थी। जो मृण मूर्तियाँ होती है ना, इनमें सर्वाधिक संख्या कुबड़ वाले बैल की होती थी, जिन पर पशुओं की आकृति बनी होती थी ना। तो कौन से पशु की आकृति बनी होती थी, वो होती थी कुबड़ वाले बैल की। और मानव मूर्तियों में सर्वाधिक संख्या स्त्रियों की थी, जिसको मातृदेवी के रूप में पूजते थे उस इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। और आज भी हम पूजते हैं, आज हम दुर्गा माँ के रूप में पूज लेते हैं, तो उस टाइम के लोग मातृदेवी के रूप में पूजते थे। तो इनकी इन मूर्तियों की संख्या भी अधिक से अधिक पाई जाती थी, जिनको मातृदेवी के रूप में पूजा जाता था। तो हमारा राजनीतिक जीवन, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के राजनीतिक जीवन के बारे में बात की जाए तो हम क्या देखते हैं, इसके बारे में इतिहासकारों में हमें विभिन्न मतभेद देखने को मिलते हैं राजनीतिक जीवन में, क्योंकि हमें इसके ज़्यादा साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के राजनीतिक जीवन के बारे में हमें ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो इसलिए इसके बारे में विभिन्न इतिहासकारों में विभिन्न मतभेद पाए जाते हैं। हर इतिहासकार अपने अपने तरीके से अपने व्यू रखते हैं और विभिन्न इतिहासकारों में मतभेद हैं। लेकिन अगर उस टाइम की इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम समाज की बात की जाए तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं, समाज में विभिन्न वर्गों का हस्तक्षेप था, या विभिन्न वर्ग मौजूद थे। जो हमने देखे थे विभिन्न वर्ग मौजूद थे, विद्वान है, पुरोहित है, व्यापारी है और श्रमिक वर्ग
सभी का प्रतिनिधित्व हम देखते हैं, सभी वर्गों का हस्तक्षेप है। समाज में विभिन्न वर्गों के लोग रहते हैं, छोटे बड़े अमीर धनी वर्ग सभी वर्गों के लोग हमें देखने को मिलते हैं सिंधु सभ्यता के समाज में। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ के राजनीतिक जीवन का हमें थोड़ा सा पता लगा जाता है, हम आइडिया लगा लेते हैं कि समाज में विभिन्न वर्गों का हस्तक्षेप था। लेकिन हम महत्व की बात करें, अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस की बात करें तो किसका अधिक महत्व था, तो वो हमें क्या देखने को मिलता है, वो था हमारा व्यापारी वर्ग एवं पुरोहित वर्ग का विशेष महत्व हमें देखने को मिलता है। तो समाज में हमें क्या देखने को मिलता है, कौन से वर्ग का, व्यापारी वर्ग एवं पुरोहित वर्ग का हमें विशेष महत्व इस वर्ग में हमें देखने को मिलता है, जिसकी प्रधानता ज़्यादा पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा हड़प्पा सभ्यता का पतन यानी डिक्लाइन। इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, देखो इसके पतन के बारे में भी हमें विभिन्न इतिहासकारों में विभिन्न मतभेद देखने को मिलते हैं। इसके बारे में भी हमें एक राय देखने को नहीं मिलती है, भिन्न भिन्न इतिहासकार अपने तरीके से अपना मत रखते हैं, तो इस प्रकार से मतभेद पाए जाते हैं। जो फेयर सर्विस नाम के इतिहासकार है वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि पारिस्थितिकी असंतुलन की वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ, डिक्लाइन हुआ। पारिस्थितिकी प्रकृति में असंतुलन हुआ, जिसके द्वारा बाढ़, भूकंप या सूखा जैसी आपदाएं आई और उसके द्वारा इस सभ्यता का पतन हो गया। फिर सेकंड है जो गार्डन चाइल्ड प्लस व्हीलर है, वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि आर्यों के आक्रमण के द्वारा इस सभ्यता का पतन हुआ होगा, वो ये बताते हैं आर्यों के आक्रमण के द्वारा। लेकिन अगर दोनों में से बात की जाए, पारिस्थितिकी असंतुलन और आर्यों के आक्रमण के द्वारा, तो इसमें हम क्या देखते हैं, आर्यों के आक्रमण के हमें ज़्यादा पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलते हैं, तो इसलिए हम इस बात को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। तो हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देंगे, इसके पतन के लिए हम किसको जिम्मेदार मानते हैं, पारिस्थितिकी असंतुलन को हम ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं। इनमें क्या हुआ, प्रकृति में असंतुलन पैदा हुआ, जिसके द्वारा भूकंप, बाढ़ या सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न हुई और उसके द्वारा क्या हुआ, कृषि उत्पादन में हमारी कमी आती है। और फिर अगर कृषि उत्पादन में कमी आएगी तो फिर लेन देन, व्यापार, वाणिज्य भी, उद्योग भी प्रभावित होगी और उसी के द्वारा क्या होता है, फिर जो हमारी हड़प्पा सभ्यता, नगरीय सभ्यता है वो देखो। अब पतन का मीनिंग क्या होता है, पतन का मतलब ये नहीं है कि सभ्यता का पूरी तरह से वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। जो नगरीय सभ्यता होती है, हमने पढ़ा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी वो नगरीय सभ्यता है। तो क्या होता है पतन में, जो हमारी नगरीय सभ्यता होती है वो पतन में क्या होता है, नगरीय सभ्यता अपने ग्रामीण स्वरूप में प्रवेश कर जाती है, वो एक तरह से ग्रामीण सभ्यता बन जाती है, नगरीय से वो ग्रामीण स्वरूप में प्रवेश कर जाती है। और जब हमारी हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन नगरीय सभ्यता से जब ग्रामीण स्वरूप में प्रवेश करती है तो हमें क्या देखने को मिलता है, जो चहुंदड़ो है, हमने पुरास्तर पढ़ा था, वहाँ पे हम क्या, तो जब हमारी हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता से ग्रामीण स्वरूप में प्रवेश करती है तो हमें क्या देखने को मिलता है, जो चहुंदड़ो पुरास्थल है हमारा, वहाँ पे हमारी कौन सी संस्कृति जन्म लेती है, जोकर जाकर संस्कृति वहाँ पर हमारी जन्म लेती है। ग्रामीण स्वरूप के रूप में कौन सी संस्कृति जन्म लेती है, जोकर जाकर संस्कृति हमारी जन्म लेती है। तो हमारी ये जो इंडस सिविलाइजेशन है इसका अपना एक अलग ही महत्व है। हाँ, इंडिया में ही नहीं, भारत में सभ्यताओं में नहीं, पूरे विश्व की समकालीन सभ्यताओं में भी यह अपनी एक अलग विशिष्ट पहचान रखती हैं। अब हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये भारत में फल फूल रही थी। उसी समय क्या होता है, ईरान इराक में भी मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो दजला फरात की नदियों के किनारे फल फूल रही होती है। फिर दूसरी तरफ हमारी मिस्र की सभ्यता होती है और फिर होती है सीरिया की सभ्यता भी होती है, सुमेरियन, तो वो भी अपने चरम सीमा पर बढ़ रही होती है। लेकिन हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन इन सभ्यताओं से सबसे अलग क्यों होती है, क्योंकि हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमें निरंतरता आज भी हमें देखने को मिलती है, जो कि इसके समकालीन सभ्यताओं से हमें निरंतरता देखने को नहीं मिलती। अब देखो, जो 4000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में होता था वही निरंतरता हम आज भी देखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग क्या करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, आज भी हम करते हैं। आज हम उसको क्या करते हैं, आज हम मातृ देवी की पूजा करते थे, आज हम मातृ देवी को नवरात्र में दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, उस रूप में पूजते हैं। उस टाइम में लोग वृक्ष की पूजा करते थे, पीपल की, आज भी हम पीपल को पूजनीय मानते हैं। पशु की पूजा की जाती थी, आज भी हम पूजते हैं पशुओं को। बैल की पूजा जैसे हम करते हैं, मानते हैं, करते हैं, कहीं कहीं देखने को मिलता है। अग्नि की पूजा तब भी होती थी, आज भी हम कहते हैं अग्नि की पूजा। तो हमें क्या है, वो निरंतरता बनी हुई है 5000 साल पहले से वही निरंतरता अब तक हम कर रहे हैं। अब टाउन प्लानिंग लगा लो, जैसे 4000 साल पहले टाउन प्लानिंग होती थी वही आज भी होती है। सड़कें, अब VIP वगैरह एरिया में जाओगे, सेक्टर अपार्टमेंट्स में देखोगे तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, वहाँ पर सड़कें समकोण पर काटती हैं, ब्लॉक्स बने होते हैं उसी प्रकार से। तो वही चीज़ें हमें वो देखने को मिली और वही हम आज भी कर रहे हैं। लेकिन जो उसकी समकालीन सभ्यताएं हैं उनमें हमें यह निरंतरता देखने को नहीं मिलती।
इसी प्रकार से यह हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन अपनी समकालीन सभ्यताओं में अपनी एक अलग पहचान, विशिष्ट पहचान बनाई हुई है। इसीलिए इतिहासकार इसको अपना एक अलग स्थान देते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। आई होप फ्रेंड्स आपको ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है वैदिक कल्चर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय।